हेलो हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। हाय यश, हाय लिया, हाय आदित्य, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी बच्चे। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो चैट सेक्शन के अंदर कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही है, मैं आपको ऑडिबल हूँ, मैं आपको विजिबल हूँ। हाय जया, हाय आदर्श, हाय पाखी, हाय मनत, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर फ्लावर्स भेज दीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि ऑल गुड है, एवरीथिंग इज गुड। जल्दी जल्दी से फ्लावर्स भेजो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएससी वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और मैं आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री को सॉल्व करने। और आज है हमारा इस प्यारे से उदय बैच का फर्स्ट लेक्चर, है ना, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आप सभी बच्चे एक्साइटेड है आज के इस लेक्चर के लिए। फाइनली जो तुम्हारी हैवी डिमांड थी कि भाई उदय बैच को लाइए, उदय आईएससी लेकर आइए क्लास 11th के लिए, तो वो फाइनली आया भी और आज आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लास भी है। तो कितने ज्यादा आप एक्साइटेड और खुश हैं, एक बार चैट सेक्शन के अंदर आग लगाकर मुझे बता दीजिए। आग लगाकर एक बार मुझे बता दीजिए भाई फटाफट से, है ना। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं, काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि फिजिक्स की क्लास कल हो चुकी है, तो उन बच्चों को भी पता होगा कि बेटा जी फर्स्ट क्लास ऑफ एवरी सब्जेक्ट वो यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगी, है ना। सेकंड जो आपका सेकंड लेक्चर रहने वाला है किसी भी सब्जेक्ट का, वो ऐप के ऊपर ही मिलेगा। तो अभी मुझे पता है थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे आएंगे चैट सेक्शन के अंदर, लिखेंगे मैम ऐप के ऊपर क्लास विजिबल नहीं हो रही है। बेटा आज की क्लास आपको यूट्यूब से ही करनी है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम जैसे ही क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद आपको ऐप के ऊपर भी ये पर्टिकुलर क्लास विजिबल रहेगी और वहीं पे आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, क्लास के नोट्स और डीएचएस होमवर्क वगैरह सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। पर अभी इस लेक्चर को आप यहीं पर यूट्यूब के ऊपर ही देखेंगे। क्या सभी को क्लियर है? ओके ओके। बेटा जी आज का ये जो सेशन होने वाला है, सबसे पहली बात तो भाई मैं आप सभी को हमारे प्यारे से बैच में वेलकम करती हूँ। आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम, है ना। तो चैप्टर का नाम पीछे आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम शुरू करने वाले हैं हमारे सिलेबस का। सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन कराने वाली हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको कवर करने हैं केमिस्ट्री के अंदर, कौन से चैप्टर्स फिजिकल में हैं हमारे पास और कुछ चैप्टर्स हमारे पास इनऑर्गेनिक के अंदर, कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स, कंटेंट क्या है हमारे सिलेबस का, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, यस, बुक का नाम और बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि मैम पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, वाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट, है ना। सबसे पहले हमारी अगर हम, है ना, हमारा इंडेक्स देखते हैं बुक के अंदर तो हमें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड नंबर पे मिलता है, पर आप क्यों स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट नंबर पढ़ा रहे हो। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ही देर में, थोड़ा सा सब्र, है ना, आपको रखना है और मेरी बातें सुननी है, ठीक है। ओके चलिए। भाई सबसे पहले तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इस चैनल के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, क्लास की नोटिफिकेशंस वगैरह, है ना। मुझसे और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप इस चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक्स और क्वेश्चंस वगैरह, है ना, मिलते रहेंगे। साथ ही साथ क्लास के नोट्स और कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो भाई उन सभी चीजों के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। @chemistry by भारती मैम, इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो बेटा आपके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करवाऊंगी, क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है आपके क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th की केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है उसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हमारी केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद बेटा जी हम बेसिक्स कवर करेंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है हम पीडब्ल्यू के अंदर फोकस करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, है ना। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको बेसिक्स नहीं आते और फिर वो हम डायरेक्टली अगर एडवांस से शुरू कर देते हैं या ज्यादा हायर लेवल से शुरू कर देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्योंकि 11th आपके, है ना, आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है। अगर आप आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो 11th का जो सिलेबस है बेटा उसके बिना 12th का सिलेबस समझ में नहीं आता, और 11th 12th नहीं समझ में आई तो भाई
फिर तो क्या ही मैं आपको बताऊं। तो 11th कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपका 11th का बेस क्लियर नहीं होता है तो 12th के चैप्टर्स कहीं ना कहीं बेटा केमिस्ट्री के आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 12th के अंदर जाओगे तो हर टीचर बोलेगा बेटा ये चीज तो तुम्हें 11th में पढ़कर आए होगे, ये चीज तो तुमने पढ़ रखी है। तो वहां पर जाकर हमें रिग्रेट होता है कि यार काश हम 11th को अच्छे से कर लेते, काश हमारी 11th बर्बाद ना हुई होती। तो भाई यहां पर सबसे पहले आपके बेसिक्स को क्लियर करा जाएगा। कुछ बेसिक चीजें आज हम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले बेटा जी मैं आपको ये बताने वाली हूं कि भाई हमारे पास केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ये सारी बेसिक चीजें जो मैं आज की क्लास में आपको करवाने वाली हूं वो सभी चीजें आपके सिलेबस के अंदर ही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि भाई केमिस्ट्री होती क्या है एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो ब्रांचेस हमने अभी तक पढ़ी है बस वही है, या उसके अलावा भी कोई और अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के साथ हमको डील करना है तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद बेटा जी हमको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस करना है। एंड अलोंग विद दिस कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी आज की क्लास में ही हम कवर करने वाले हैं। एटम एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी, क्या सभी को क्लियर हो गया कि क्या क्या टॉपिक्स आज की क्लास में हमको कवर करने हैं? बताइए भाई। आदित्य जी समझ में आ गया? ओके, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? चलिए, तो सबसे पहले बेटा जी सिलेबस का डिस्कशन हम कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले हमको जो चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर जो देखने को मिलता है वो है, उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर आपको मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई जाती हैं। आपको लिस्ट में, आपके चैप्टर लिस्ट के अंदर, कंटेंट की लिस्ट के अंदर सबसे पहला चैप्टर ये देखने को मिलता है। दूसरा चैप्टर आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम बेटा जी हमारे कोर्स के अंदर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवाऊंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप पहले कर लोगे तो वो चीजें जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ करके आते हो, है ना। आपने 9th 10th के अंदर, इवन 8th के सिलेबस के अंदर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है। थोड़ा सा कनेक्टेड आपको फील होगा और चीजें क्लैरिटी के साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करवाने वाली हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे। थर्ड नंबर पे आपके पास जो चैप्टर आता है सिलेबस के अंदर वो क्या बेटा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लास 10th के अंदर भी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो। थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस यहाँ पर हम चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके हमारे जितने भी हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर के अंदर बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाए जाने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली आपको बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम आने वाले हैं, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब 5th नंबर पे हमारे पास आता है बेटा जी थर्मोडायनेमिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जो कि आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर। 6 नंबर पे हमको कवर करना है बेटा जी 6th चैप्टर हमारे पास है इक्विलिब्रियम। 7th हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले यहां पर इन 6 के 6 चैप्टर्स को फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है, जो कि आपके पास 41 मार्क्स का पार्ट है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का मेजर पार्ट है अगर हम बात करते हैं क्लास 11th के सिलेबस के अंदर। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के। ओके, चलिए अब हम चलेंगे बेटा जी रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और 6 मार्क्स का आता है। बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं होता है, छोटा सा चैप्टर होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। 6 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद बेटा आपके सिलेबस के अंदर 8th एंड 9th यूनिट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, और 9th चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके ओसी दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है, जो कि अगेन देखने में लग रहा है यार कि 2 ही चैप्टर हैं, पर ये काफी ज्यादा डिटेल में है। अगर आप अपना प्लानर देखेंगे तो मैंने इन चैप्टर्स को तोड़ के का मतलब है कि अलग अलग टॉपिक वाइज इसको मैंने प्लानर के अंदर ऐड करा हुआ है। प्लानर इस तरीके से डिजाइन किया बेटा ताकि आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आए और आपकी जो क्लैरिटी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो और भी ज्यादा हम बेटर कर पाए। ठीक है, तो आपको बस अपने टीचर के ऊपर
और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करना है और पढ़ते चले जाना है स्मूथली। अब बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल विक्ट्री में थे उनके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, मैं कल इंटरव्यू भी ले रही थी, तो उनका भी यही कहना था, जितने भी टॉपर्स थे हमारे विक्ट्री बैच के उन सभी का यही कहना था कि मैम हमें जो चीज पढ़ा दी गई टीचर ने, जिस तरीके से हमें टीचर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसके बाद ये चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद ये कंटेंट करना है, हम वैसे करते चले गए, बैच के हिसाब से हम करते चले गए और आज हमारे 98.2% है। ठीक है, तो उन बच्चों ने बेटा केमिस्ट्री के अंदर 98 मार्क्स, 100 में से 98, 100 में से 100 नंबर भी बहुत सारे बच्चों के हैं बेटा, है ना। तो ये तुम सभी बच्चे ही तो हो भाई यहाँ पर, है ना। तो भाई उन्होंने अपने टीचर के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वो पढ़ रहे हैं, जहां से वो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर विश्वास किया और जो जैसे जैसे उनके टीचर्स बताते जा रहे थे वैसे वैसे उन चीजों को उन्होंने फॉलो करा और आज वो बेटा टॉपर्स हैं। वो तुम्हारे ही क्या है, दोस्त है, तुम्हारे ही साथ तो पढ़ रहे थे बेटा सेम बैच के अंदर। ठीक है, और वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज हमारे बीच है, जो कि टॉपर्स है ना। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है हमारे विक्ट्री बैच का और ये सेम चीज बेटा हमारे आईएससी के अंदर भी होने वाली है, 11th के अंदर भी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बस आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहनी है। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आपके पास 8th एंड 9th यूनिट ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक का पार्ट है और यहाँ पर ये आपको 23 मार्क का रहेगा। टोटल 70 मार्क का आपका थ्योरी का पेपर होता है आपके। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, पेपर पैटर्न की बात करती हूँ, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो तरीके से आपके पेपर ले जाएंगे। पेपर 1 आपका थ्योरी का पेपर जो 70 मार्क का रहेगा और वहीं पे अगर हम बात करें आपका पेपर 2 जो रहेगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है जो कि 30 मार्क का रहेगा, जिसके अंदर आपके पास है ना 30 मार्क का रहेगा, जिसके अंदर आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो भी होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स आपको क्लास में करवाए जाएंगे, है ना, उसके 30 मार्क्स रहने वाले हैं। ओके, क्या सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आपके पास सिर्फ यही चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, है ना। बाई चांस कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैम एस ब्लॉक कहां गया, बेटा आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है जी, प्लीज इसको देख लीजिए, दिस इज द न्यू सिलेबस, ये आपका नया सिलेबस है। ठीक है, आपके पास 9 यूनिट्स है जो हमको डिस्कस करनी है। क्लियर है? चलिए, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम बुक्स कौन सी फॉलो करे, बुक्स कौन सी फॉलो करे। बेटा जी आपको जरा जल्दी से सभी बच्चे, है ना, फटाफट से एक बार मेरे को सभी बच्चे जो है चार्ट्स के अंदर बताएंगे कि आपको स्कूल में कौन कौन सी बुक्स यूज करने को बोला है ना। आप वैसे तो बेटा कोई भी किताब यूज कर सकते हो जो भी आपको स्कूल वाले टीचर ने बोला है लेने को। नूतन है ना प्रेफर की जाती है, तो यस आप नूतन ले सकते हो। मैं भी आपको नूतन के क्वेश्चंस करवाऊंगी, है ना। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नूतन, है ना, नूतन आप ले सकते हो, अच्छी किताब है, मैंने भी देखी है ना, मैंने भी उसका कंटेंट देखा है। यस आप नूतन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नूतन के अंदर। ओके, बहुत सारे बच्चे कुछ और नाम भी लिख रहे हैं, बालाजी लिख रहे हैं, और भी काफी सारे नाम लिख रहे हैं, तो मेजॉरिटी बच्चे बेटा जी नूतन का नाम लिख रहे हैं, तो यस आप नूतन ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है कि भाई आपको बोला जाता है कि आपको यही वाली किताब लेनी है, तो आपको लेनी पड़ेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो यस आप नूतन ले सकते हो। साथ ही साथ बेटा मैम के जो नोट्स होंगे, है ना, मतलब मेरे जो नोट्स होंगे मोर देन इनफ है, आपको यही फॉलो करना है, यहीं से आपको रिवीजन करनी है। नोट्स आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ बनाने पड़ेंगे। हर एक चीज जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, छोटी से छोटी चीज, वो आपको लिखनी है, वो आपको मेरे साथ साथ वहां पर लिखनी है और हर एक क्लास के बाद उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब कुछ बच्चे किसी दूसरी पब्लिकेशन के भी नाम लिखे जा रहे हैं, तो बेटा मैं यहाँ पर बहुत सारे पब्लिकेशंस का नाम नहीं लूंगी, पर प्लीज आप ध्यान से चूज करना किसी भी किताब को। अगर आप चूज करते हो, नूतन अच्छी किताब है, बहुत सारे स्कूल्स में प्रेफर करी जाती है ना, पर बेटा इस चीज का ध्यान रखना, काफी सारी किताबों के अंदर ना बहुत सारी गलतियां भी होती है, खासकर जो क्वेश्चन बैंक्स के लिए जो अलग अलग किताबें आती है ना, उनमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो सोच समझ के किसी भी किताब को आप खरीदना। क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, सो यहां पर बेटा बुक्स के बाद, है ना, हमने आपको 2 चीजें बता दी। आप नूतन फॉलो कर सकते हो, मैम के नोट्स आपको फॉलो करने ही करने हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी। क्वेश्चंस भी यहां पर मैं आपको काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, सब्जेक्टिव भी होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे बेटा जी जिससे आपको अपने जो कंपटीशन के लिए, अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, ठीक है, और आगे चल के एक और एग्जाम भी होता है सीयूईटी के लिए, तो भाई उसका भी आपको बीच बीच में मैं आइडिया देती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस कंटेंट से आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई सभी को बात? चलिए, बुक्स की बात तो हो गई, मैम अब पढ़ना कैसे है?
हमें पढ़ना कैसे है ये प्लीज हमको एक बार बता दीजिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री को लेकर। वैसे तो सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार है, उनको पता है कि कैसे पढ़ना होता है। आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया बेटा विक्ट्री के अंदर, है ना, विक्ट्री बैच के अंदर आपने विक्ट्री को हासिल करा है। तो बट फिर भी बहुत सारे ऐसे नए बच्चे भी हमारे पास आज होंगे क्लास में, है ना, जो 10th में 9th में हमसे नहीं पढ़े हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़े हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपको बेटा जी लेक्चर्स देखने हैं रेगुलर बेसिस पर, रोज का काम रोज करना है। पहली चीज तो ये, बैकलॉग नहीं होने देने। कुछ बच्चे चैट में लिख रहे थे, कुछ बच्चे चैट में लिख रहे थे कि हमने मैम का बोर्ड हैक कर लिया है। भाई हैकर्स। तो यस मैम वापस आ गई हैं। कुछ इशू हो गया था बेटा, टेक्निकल एरर था, बोर्ड के अंदर भूत घुस गया था कोई, अपने आप बंद हो गया था, शट डाउन एवरीथिंग। तो दोबारा से हमें शुरू करना पड़ा सब कुछ। ठीक है, आ जाइए दोबारा से। पर मैं तुम्हारे चार्ट्स देख रही थी, है ना, काफ़ी सारे बच्चे कुछ कुछ बातें लिख रहे थे कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है मैम। तो वो सारी चीज़ें हम बेटा बैच के अंदर भी डिस्कस करेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक बार वापस से आ जाओ, वापस से आ जाइए एक बारी, है ना, फटाफट से कनेक्ट कर लो भाई। हाँ, हैक वैक कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया है, वापस आ गए हैं हम, फिर से शुरू करने वाले हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओके, सो हम डिस्कशन कर रहे थे कि मैम पढ़ना कैसे है ना। ये मैं आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी थी कि किताब कौन सी फॉलो करनी है, वो सब हो चुका है। यहाँ से सब कुछ उड़ चुका है बेटा नोट्स के अंदर, है ना। मैं दोबारा से नहीं लिखने वाली हूँ, आपको पता चल गया कि कौन सी किताब आपको फॉलो करनी है। ठीक है, नोट्स मेनली आपको फॉलो करने हैं, है ना। जो भी हम नोट्स आपको लिखवाने वाले हैं वो सारे के सारे नोट्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर। ओके, पढ़ना कैसे है मैम। मैंने कहा भाई आपको सबसे पहले तो लेक्चर रोज देखने पड़ेंगे, रेगुलर लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो चीज आपको सेम डे पर रिवाइज करनी है। ठीक है, तो यहां पर आप बेटा जी रूल ऑफ रिवीजन सीख लीजिए। रिवीजन का रूल बता रही हूं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, रिवीजन का रूल बता रही हूं। पहली चीज बेटा जी आपको 3 तरीके से रिवीजन करनी है, जिसको मैं बोलूंगी पहली चीज सेम डे रिवीजन। सेम डे रिवीजन, जो चीज आपने पढ़ी है आपको सेम डे पर दोबारा से रिवाइज करनी है, सोने से पहले पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, सेम डे रिवीजन आप करेंगे। दूसरी चीज बेटा आप संडे के दिन पर, संडे के दिन को आप फिक्स कर लीजिए। संडे के दिन पर आपको डेली पूरे हफ्ते में आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। संडे इज नॉट अ फन डे। संडे आज से क्या है, आपका रिवीजन डे है। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखेंगे संडे इज रिवीजन डे। ठीक है, थर्ड चीज आपको संडे के दिन पर रिवीजन आप कर लेंगे, संडे इज रिवीजन डे। संडे इज रिवीजन डे। ओके, थर्ड चीज बेटा जी जब भी आपका पीडब्ल्यू टेस्ट लेने वाला है उस दिन आपको टेस्ट देना है, और जब भी टेस्ट होगा तो टेस्ट का सिलेबस जब भी आप रिवाइज करेंगे, है ना, तो आपका थर्ड टाइम रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से रिवीजन करा तो आपकी चीजें शॉर्ट चलती चली जाएंगी। 11th का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा ही है, मुझे पता है, पहले ही आप आईसीएसई के अंदर काफी ज्यादा सिलेबस पढ़कर आते हो, आपको ऑलरेडी काफी सिलेबस कवर करने की आदत होती है। बट फिर भी यहाँ पर और ज्यादा डेप्थ के अंदर चीजें जाने वाली हैं जब आप 10th से 11th के अंदर आते हो, थोड़ा सा तो गैप आता ही है बेटा। ठीक है, तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना कि आप साथ साथ में डीएचएस डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो। क्लास में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी आपको क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना है। अगर बात आती है बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली आपको कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चंस दोनों रिवाइज करने हैं। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, जो थ्योरी करवाऊंगी वो तो रिवाइज करनी ही करनी है, साथ ही साथ क्लास में करवाए गए क्वेश्चंस को आपको दोबारा से सॉल्व करके देखना है, उनको भी आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चंस प्लस में कॉन्सेप्ट दोनों को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, दोनों को रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे है ना पूछने वाले कि मैम क्या हमको इन न्यूमेरिकल्स को भी नोट्स में लिखना है। डे 1 पर बता रही हूं, यस आपको उनको, उन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को भी अपने नोट्स में मेंशन करना है, लिखना है, उसको भी नोट डाउन करना है और आपको उसको भी रिवाइज करना है। क्या सभी को क्लियर हो गई बात मेरी, क्या कहना चाह रही हूं, समझ में आ गई बात। ये वाली दोनों चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर रिवीजन कुछ इस तरीके से करेंगे, 3 तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है। नोट्स बेटा जी साथ साथ बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं,
ध्यान रखना, नोट्स कैसे बनाने इस चीज को एक बार समझ लीजिए। नोट्स के लिए बेटा आपको क्लास के अंदर ही, क्लास के साथ साथ यानी कि मेरे साथ साथ ही आप बेटा ट्राई करेंगे कि आप 60 to 70% नोट्स आप मेरे साथ साथ बना लें, 60 to 70% नोट्स आप मेरे साथ बना लें। एंड आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तब उस टाइम पर आपको बचे हुए 30 to 40% नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। मैं आपको साथ साथ लिखने का समय दूंगी, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये नहीं करना कि 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर आप पहले देख रहे हैं एंड उसके बाद आप दोबारा से 1.5-2 घंटे लगा रहे हैं, नोट्स को पूरा कर रहे हैं और दिमाग बंद करके बस नोट्स बनाए जा रहे हैं। सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आज अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर लिख लो बेटा, है ना। क्या लिखेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर? सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, हमारा भी नहीं होगा। भला कैसे होगा? जब बेटा जी आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में उतारेंगे और उनको लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन आप करेंगे। क्या सभी को क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाहती हूं? ओके जी, चलिए सभी बच्चों को ये पूरी स्ट्रैटेजी आई होप समझ में आ गई है। अब बेटा जी आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है ये चीज मैं आपको बता देती हूं। मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूं, मेरा क्या अप्रोच रहेगा। सबसे पहले बेटा जी आपको पता है मेन चीज हमारे पास होती है कि हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। आपको डिटेल्ड नोट्स मिलने वाले हैं, मैम के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तीसरी चीज हम केबीसी खेलने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे विक्ट्री 2.0 के अंदर पढ़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है कि केबीसी क्या होता है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, केबीसी कौन बनेगा कैमो पुत्र। हम क्लास के अंदर एक क्विज खेलने वाले हैं जिसमें लीडर बोर्ड के ऊपर आपको बताया जाएगा कि आज की क्लास का कौन बना है कैमो पुत्र और कैमो पुत्री। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज आपको क्या मिलने वाली है बेटा जी, यहां पर मैं आपको हर एक क्लास के एंड में, जैसे ही क्लास के एंड में नहीं, चैप्टर जैसे ही एंड होगा, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूं तो वहां पर आपको फॉर्मूला शीट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यस मैं आपको एंड में क्या देने वाली हूं, एक माइंड मैप। लास्ट लेक्चर जो भी हमारा होगा उसके अंदर माइंड मैप के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं आपको फॉर्मूला शीट मैं खुद अपनी हैंड रिटन फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड करूंगी और वहीं से हम क्विकली सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिख करके एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर को सम अप कर लेंगे। ये चीज आपको मिलने वाली है। फॉर्मूला शीट कहां पर मिलेगी बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करती हूं तो यस इनऑर्गेनिक के अंदर माइंड मैप्स के अंदर हम 1 से 2 पेज के अंदर पूरे चैप्टर को सम अप करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूं तो वहां पर जितनी भी हमारे पास नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उनको फ्लो चार्ट्स के अंदर चीजों को हम 1 या 2 पेज के अंदर पूरे चैप्टर को सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं खुद आपको प्रोवाइड करने वाली हूं। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम जेई के भी क्वेश्चन प्लीज, या नीट के भी क्वेश्चंस, और या कुछ बच्चे बेटा जी एनसीईआरटी की बातें कर रहे थे कि एनसीईआरटी नहीं करनी है या करनी है। क्या पूछना चाह रहे थे आप मुझे बता दीजिए। वैसे जो बच्चे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर वो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें आपके नीट के एग्जाम की या फिर जेई के एग्जाम की, तो उनके लिए एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं रीड करना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो हम एनसीईआरटी का भी लैंग्वेज को बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बेटा ये नॉलेज को बूस्ट ही करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट ही करेगा। क्या सभी को क्लियर है ना? और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैम बिल्कुल बेसिक से करवाना। बिल्कुल बेटा जी आपको बेसिक से ही करवाना, हम बिल्कुल आपको बेसिक से ही करवाएंगे। सक्षम पूछ रहा है कि इज एनसीईआरटी कंपल्सरी नहीं है, आईएससी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। आपको नूतन की किताब पढ़नी है, वहां से पढ़ो बेटा। आपको बालाजी पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है, वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को आगे जाकर बूस्ट करती है। तो यस मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी साथ में करवाने वाली हूं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम क्लास में डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी नॉलेज ओवरऑल बूस्ट हो। साथ ही साथ क्योंकि ये बैच आईएससी का है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके स्कूल के पेपर में पूछे जाएंगे उसको तो हम 100% कवर करने ही वाले हैं, उसकी कोई टेंशन आपको लेनी ही नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया? ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा ये प्यारा सा सेशन। सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या हमारे पास है ना पढ़ने का तरीका रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। चले शुरू करें। बताइए मुझे आपके अकॉर्डिंग बेटा केमिस्ट्री क्या होती है? क्या लगता है तुम्हें? व्हाट इज केमिस्ट्री? अगर मैं बेटा जी एंशिएंट इंडियन टाइम की बात करती हूं, एंशिएंट इंडिया की बात करती हूं, तो केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? रसायन शास्त्र कहा जाता था, रस विद्या कहा जाता था,
ठीक है, तो ये कुछ है ना भारी भरकम से शब्द हैं हमारे पास जो हमको पता होने चाहिए। केमिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री को क्या क्या कहा जाता था, जल्दी से चार्ट्स में लिखेंगे और साथ साथ बेटा नोट्स बनाने शुरू कर दो, एक नई कॉपी खोल लेना। केमिस्ट्री की सभी के पास एक नई कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी अभी फेयर कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं मूवी की तरह, है ना, लैपटॉप या फोन खोल करके लेट के पढ़ रहे हैं, बेटा ये काम नहीं चलेगा, क्लास 11th में तो खासकर नहीं चलेगा। तो जल्दी से उठेंगे, प्रॉपर्ली ढंग से बैठेंगे, अपने साइड में एक पानी का बॉटल रखेंगे और अपनी फेयर कॉपी को खोलेंगे और नोट्स बनाने शुरू करेंगे। ओके, क्या बोला मैंने? इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉस, केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था बेटा जी? रसायन शास्त्र। और रसक्रिया, यस, रसक्रिया भी कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? रस विद्या कहा जाता था, रस विद्या कहा जाता था। ये सारे के सारे नाम किसके हैं बेटा जी? हमारे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के हैं। क्या सभी को क्लियर हो गई बात? यस मैम, समझ में आ गई। अब इस रसायन विद्या के अंदर या फिर रस क्रिया के अंदर बेटा कौन कौन सी चीजों को डिस्कस किया जाता था? अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करती हूं तो यहां पर बेटा जी डिस्कस किया जाता था आपकी मेटलर्जी को। इट इंक्लूड्स क्या क्या चीज? मेटलर्जी, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ग्लास एंड डाई, ठीक है, ग्लास एंड डाई समझते हो ना, जो हम इंक वगैरह यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती थी। क्या सभी को क्लियर है? अब ये जो मेटलर्जी है बेटा, ये आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आते हो, आपको पता है मेटलर्जी के अंदर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। क्या सभी को क्लियर है? क्या सबने ये नोट डाउन कर लिया है? जल्दी से बताएंगे। नोटेड बेटा, साथ साथ लिखेंगे, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। ये तो हो गई मैम हमारे एंशिएंट कल्चर की बातें, है ना, कि हम किस तरीके से पुराने जमाने में केमिस्ट्री को डिफाइन करते थे और क्या बोलते थे। पर आज के समय में अगर मैं कहूं कि भाई केमिस्ट्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? जल्दी से बताइए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं और पता नहीं अलग अलग चीजें बताएंगे, है ना। क्या सबने नोट डाउन कर लिया है? शाबाश बेटा, लिखिए, फिर आगे लिखना शुरू करेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या होती है भाई? लिखेंगे सभी बच्चे। इसका डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो सब्जेक्ट भाई तुम शुरू करने जा रहे हो उसके बारे में तुमको पता तो होना चाहिए ना कि है क्या, क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर। लिखेंगे सभी बच्चे। केमिस्ट्री डील्स विथ केमिस्ट्री deals with study of material, their preparation, अब बेटा जी आपने क्लास 10th के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे, है ना, कंपाउंड्स पढ़े हैं, उनकी प्रिपरेशन पढ़ी है, उनकी क्या पढ़ी है? प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना। तो वही वाली चीज यहां पर हम लिखेंगे, their properties, their super microscopic structure, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एंड अब इसके बाद एक और जो लास्ट लाइन आने जा रही है, ये और भी ज्यादा खास है। एंड देयर इंटरैक्शंस एंड देयर म्यूचुअल इंटरैक्शंस, आपस में उनके क्या इंटरैक्शंस है, वो सारी चीजें हम किसके बारे में कहां पर पढ़ते हैं बेटा जी? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, हमारी रस विद्या के अंदर पढ़ते हैं। क्या सभी को क्लियर है? एंड देयर म्यूचुअल
एंड देयर म्यूचुअल इंटरैक्शंस। क्या सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। मिस्टर विराट, क्या आप इसको नोट डाउन कर चुके हैं? किसी भी, है ना, ऐसी ब्रांच, बेटा जी, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस हम कह सकते हैं, है ना, ऐसा सब्जेक्ट हम कह सकते हैं जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मटेरियल करते हैं, उस मटेरियल के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड उस मटेरियल के सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर घुस के ये चेक करते हैं कि भाई किस तरीके की बॉन्डिंग हो रखी है, क्या चीजें यहां पर प्रेजेंट है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, एंड देयर म्यूचुअल इंटरैक्शंस। ठीक है, आसपास के एनवायरमेंट के साथ क्या म्यूचुअल इसका इंटरैक्शन है, आपस में किस तरीके से वो चीजें इंटरैक्ट कर रही हैं, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। क्या सभी को बात क्लियर हो गई है? ओके, क्या हम आगे चल सकते हैं? चलिए, क्या सबने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से चार्ट्स में लिखेंगे नोटेड मैम, जल्दी से चार्ट्स में लिखेंगे नोटेड मैम। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हमको डिस्कस करना है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेजरली 4 ब्रांच होती हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो हमारे सिलेबस को 3 ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई करके बताया है, ये 4th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी हो गई? ये 4th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी हो गई? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या मुझे आप सभी बच्चे बता पाएंगे? क्या आप गेस कर पाएंगे? और मैं कहूं कि आप 10th में इस ब्रांच के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो आप सही गेस कर पाएंगे। पहली बेटा जी दूसरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास तीसरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एंड फोर्थ वन, इन चारों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो पहली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम कह सकते हैं हमारे पास कौन सी होती है बेटा जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लेते हैं हम सबसे पहले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर आज शुरू किया है ना। अच्छा, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री तो नहीं बेटा, मेजर ब्रांचेस की बारे में बातें कर रही हूं। यस, दीप्ति मिश्रा का बिल्कुल राइट आंसर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला भाई कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में तुम ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर पढ़ के आते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका चैप्टर भी होता है 10th के अंदर, आपको आइडिया है, राइट। तो ये 4 बेटा जी हमारे पास मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होते हैं। ठीक है, इन 4 मेजर ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। सबसे पहले बेटा अगेन हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में डील करते हैं बेटा? यहां पर हम हमारे कार्बन एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी अदर हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उन सभी की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इनऑर्गेनिक। यानी कि ऑर्गेनिक, यहां पर कंपाउंड्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी बचे, है ना, जिनका नेचर ऑर्गेनिक नहीं है ना, उन सभी को हम इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं। तो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद ऑल द एलिमेंट्स, सबके साथ ये डील करती है, ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स के साथ भी एक्सेप्ट ऑर्गेनिक नेचर। अब बेटा जी आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, 10th में पढ़ करके आते हैं, तो आपको पता है यार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक नेचर किसका होता है? जहां पर एसेंशियली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन होते हैं। उन्हीं को ही क्या बोलते हैं? वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन एसेंशियली प्रेजेंट होते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गई ये वाली बात? तो बेटा जी हम हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ दो, ठीक है ना, हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारी चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं बेटा जी? हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। देन हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमारे पास जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के एसेंशियली प्रेजेंट होते हैं, एंड ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स भी होती है, जैसे कि हम, है ना, हमारे 10th में हमारे बेसिक क्लासेस के अंदर डिस्कस भी करके आते हैं। तो कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, जिसको मैं हमेशा से बोलती हूँ बेटा कि कार्बन के पास क्या होती है? कुछ सुपर पावर्स होती है। कौन कौन सी सुपर पावर होती है ना, कौन कौन सी सुपर पावर होती है? क्या पाखी आप मुझे बता पाओगे? है ना,
पाखी बताएगी भाई, जल्दी से बताइए, है ना। कौन कौन सी कार्बन की सुपर पावर्स थी जो हमने डिस्कस करी थी हमारे क्लास 10th के अंदर। पहली चीज हमारे पास होती है बेटा जी कैटिनेशन, दूसरी होती है टेट्रावेलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का, मिलियंस एंड ट्रिलियंस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई हमें एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनानी पड़ती है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। शाबाश भाई, साक्षम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विनय ने आंसर सही दिया है, आर्यन ने सही आंसर दिया है, और स्वरा ने आंसर सही दिया है, काफी सारे बच्चे सही, अभिजीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, श्रेया वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अनु वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर देखिए कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि उनका दो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। दीज कंपाउंड्स आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स हाइड्रो, और साथ ही साथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के बारे में भी हम बेटा जी डिस्कस करने वाले हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक सारे के सारे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, जिसमें बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हो या फिर बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हो, वो सब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। पॉलीमर्स हो गए, विटामिन हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारी चीजें हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए, थर्ड हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आने जा रही है जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर डेफिनेशन में जो भी लिखा हो बेटा, इसको आपको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा पहला ब्रांच भी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला चैप्टर जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री ही है। कल को कोई तुमसे कोई पूछ ले, कौन पूछ ले, कई बार ऐसा होता है कि ताता आपके जो ताया जी होते हैं, यानी कि जो ताऊ जी हैं या फिर जो चाचा हैं, उनको कुछ किसी जमाने में, किसी पुराने जमाने में उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, है ना, या उन्होंने कभी किसी जमाने में जो है अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से करा हुआ था, तो वो कई बार आते हैं और घर पे पूछते हैं कि बताओ भाई, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, बताओ, देखे तुम्हें कितना आता है। मम्मी पापा के सामने और सबके सामने, रिलेटिव्स के सामने कभी पूछते हैं। हुआ है ये कभी किसी के साथ ऐसा? हुआ है? विधि बताओ, श्रुति, ऐसा कभी हुआ है क्या? है ना, और हमें पता ही नहीं होता यार कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, और पापा बगल में खड़े हैं, पापा कहेंगे कि तेरी इतनी फीस में दे रहा हूं, तुझे ये नहीं पता कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो उस टाइम पर तुमको क्या जवाब देना होगा कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, पता होनी चाहिए, है ना, पता होनी चाहिए ये वाली चीजें। बहुत सारे बच्चे यस 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 लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से। तो बहुत बार ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं, तो ये बेसिक चीजें तो यार हमको पता होनी चाहिए ना, कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए हमको। चलिए, तो अगर तुम्हारे, है ना, चाचा या तुम्हारे ताऊ आकर के पूछे, है ना, कि बताओ जरा फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो तुम क्या जवाब दोगे? जल्दी से बताओ भाई। तुमको देना है इस तरीके से जवाब कि देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ हमको ना फिजिक्स के जैसा लग रहा है ना, समझ लो पहले इस चीज को, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड लग रहा है ना, लग रहा है ना, यस बिल्कुल। तो फिजिक्स के अंदर जितने भी आप लॉज पढ़ते हो, जितने भी आप फिनोमिनास पढ़ते हो, उनको जब हम यूज करते हैं केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, तो उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोल देते हैं। इतना सिंपल है बेटा, इतना सिंपल है। ठीक है, तो इसी चीज को प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर देखिए किस तरीके से लिखा हुआ होता है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑफर्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। यस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो यहां पर लगती है क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इवन लॉजिकल तो पूरी केमिस्ट्री ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, चाहे वो इनऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। ठीक है, टू द वेरियस केमिकल फिनोमिनास with the help of various rules, hypothesis, theories। ठीक है, तो laws and rules जितने भी आप फिजिक्स के अंदर, जो आप अपने नेचुरल वर्ल्ड के अंदर पढ़ते हो, जब उन सभी लॉज को आप केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लगाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। चलिए, थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि कौन सी चीज प्रेजेंट है ना, उसका नेचर या फिर उसकी क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी और उसका अननोन नेचर के बारे में आप पता लगाते हैं। सॉल्ट एनालिसिस जैसी चीजें करते हैं। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस जैसी चीजें करते हैं, या फिर क्या करते हैं बेटा जी, है ना, टाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो 11th में तो टाइट्रेशन आपका आना ही है, तो टाइट्रेशन आप करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हमें ये पता करना होता है कि इसका नेचर कैसा है, कितने अमाउंट में हमको ये मिला, सेपरेशन कैसे करते हैं, किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, और उसके अननोन अमाउंट को जानना या उसकी क्वालिटी को पहचानना, उसके कलर को निकालना, ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। क्या सभी को समझ में आया?
क्या सभी को डन, समझ में आ गया भाई? जल्दी से एक बार चैट्स के अंदर ये वाले सितारे चमका दो अगर आपको मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक उतना आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये तो बेसिक्स है और ये सारे के सारे बेसिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप अपनी नूतन की किताब को खोलकर देखोगे तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और मेरे हिसाब से बेटा ये सारी चीजों को कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हम जी जान लगाकर पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले 2 साल, है ना, तो उस सब्जेक्ट के बारे में तो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसकी बैक स्टोरी तो हमको पता होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस के बारे में तो हमको पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। क्या मैम ये सिर्फ हमारे पास 4 ही ब्रांचेस होती हैं, इसके अलावा क्या कोई और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास नहीं होती? ऐसा नहीं है, वी हैव सम अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, सब ब्रांचेस जिसको हम कह सकते हैं 4 मैं आपको बता चुकी हूं। सब ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले हम कह सकते हैं बेटा जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होती है। क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री होती है। क्या होती है बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री डील्स विद बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंस, यानी कि जब हम बेटा जी यहां पर केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को लगाते हैं, कहां पर? बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम कहां पर पढ़ते हैं? हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। डील्स विद application of chemistry on biological system। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है बेटा जी? दूसरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है बेटा जी केमिकल फिजिक्स। केमिकल फिजिक्स क्या होता है? कोई बता पाएगा मुझे? व्हाट इज केमिकल फिजिक्स बेटा जी? केमिकल फिजिक्स क्या होता है? जल्दी से बताओ, क्या होता है केमिकल फिजिक्स? फटाफट से बताएंगे। व्हाट इज केमिकल फिजिक्स? इट डील्स विद study of physical system like प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगी बेटा जी? आपके पास केमिकल फिजिक्स के अंदर आती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अलावा हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है, जो कि बेटा जी किसके साथ डील करती है? बेटा जी ड्रग्स के साथ डील करती है, दवाइयों के साथ डील करती है, उसके एप्लीकेशन के साथ डील करती है। ठीक है, यहां पर ये किसके साथ डील करती है बेटा? मैन्युफैक्चर ऑफ योर, जितने भी हम यहां पर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं उन सभी के साथ ये डील करती है। ठीक है, किसके साथ? फर्टिलाइजर्स के साथ ये डील करती है। क्या सभी को क्लियर हो गई है ये सारी की सारी बातें? फटाफट से बताएंगे। डन है, सारी ब्रांचेस सभी को क्लियर हो गई हैं? क्या सबने इसको नोट डाउन कर लिया है? क्या मैं आगे चलूं? नोटेड। ठीक है। अब ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं बेटा, ये आप बाद में लिखेंगे। तभी मैंने आपको कहा था कि जो चीजें मैं खुद हाथ से लिख रही हूँ बेटा यार, वो तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ह्यूमन का जो है ना राइटिंग का जो स्पीड है वो तो जितना मेरा यार उतना ही तुम्हारा भी होगा। क्लियर है? तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्या स्कोप है? हमें क्यों पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री को? ये हमको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्यों आखिर हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। देखो, पहली चीज तो केमिस्ट्री के बिना बेटा आज का जीवन, है ना, जीवन को बिताना पॉसिबल ही नहीं है। हम हमारी लाइफ को सोच ही नहीं सकते, है ना, हम पॉसिबल ही नहीं है
आज के इस टाइम पर केमिस्ट्री के बिना, केमिस्ट्री अगर ना होती है ना, उसके बिना हमारे जीवन को जीना क्यों, हर जगह पर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लग रही है बेटा। चाहे वो तुम्हारे, है ना, सबसे मेन यूज मैं आपको बता रही हूँ, आज आप अगर पढ़ रहे हो किसी लैपटॉप के ऊपर इस लेक्चर को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, या फोन के ऊपर क्लास को देख रहे हो, या टैबलेट के ऊपर क्लास को देख रहे हो बेटा, उसमें एक बैटरी डली हुई है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बेटा, ठीक है। तो वहां पर भी क्या लग रही है, आपकी केमिस्ट्री लग रही है। आपने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, आपके आसपास जो भी चीजें आप देख रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। तो जो हम फाइबर का जो फैब्रिक जो हम यूज करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज बूम कर रही है, वो क्यों कर रही है, केमिस्ट्री की वजह से बूम कर रही है। तो हर जगह, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, है ना, आप कॉस्मेटिक्स से बहुत सारी लड़कियां कहेंगी कि भाई अगर नेल पेंट ना होती तो हम कैसे काम, हमारा काम कैसे चलता, मॉइस्चराइजर ही ना होता तो क्या लगाते, तेल लगाते फेस के ऊपर। तो भाई समझ में आ रहा है ना तुम्हें। तो हर जगह, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास, है ना, मेडिसिनल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, हर जगह पे, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, केमिस्ट्री का यूज बेटा हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। फूड स्टफ, फूड केमिस्ट्री भी हमारे पास बेटा जी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, जिसके अंदर हम फूड के बारे में डिस्कशन करते हैं, फूड को किस तरीके से हमको प्रिजर्व करना है, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, हर चीज के पीछे बेटा केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके बिना अदर ब्रांचेस का काम नहीं चल सकता है। इसी वजह से हम केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं आपको बता रही हूं, लिख नहीं रही हूं, उसको भी अपने नोट्स के अंदर आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। भाई एक बच्चे ने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है, एक सुंदर डाउट पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग। तो सुन लो भाई, कुछ बच्चे कहेंगे कि अरे हो मैम ने पीछे बोर्ड पे क्या लिख दिया, ड्रग लिख दिया। ये ड्रग, वो वाले ड्रग की बात नहीं हो रही बेटा। देखो सिंपल सी बात होती है, ड्रग उसको कहा जाता है जब वो अभी अंडर क्या है, प्रोसेस कह लो या फिर कह लो कि अंडर रिसर्च है, ठीक है। ड्रग उसको कहा जाता है जिसको अभी कॉमर्शियली बेचा नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है लैब्स के अंदर, है ना, रिसर्चर्स अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि इसके बैड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। जब कोई भी ड्रग, है ना, जब कोई भी ड्रग सेफ होता है किसी ह्यूमन बीइंग के कंजप्शन के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए जब उसको दिया जाता है, तो उसके कम से कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। तो जब उस पर्टिकुलर ड्रग को कॉमर्शियलाइज किया जाता है तो उस ड्रग को मेडिसिन कह देते हैं। बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। क्या सभी को क्लियर, समझ में आ गई बात? ओके, डन है। ये बातें भी तुमको पता होनी चाहिए। तो भाई हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि फूड स्टफ्स हो, ड्रग्स हो, डाई स्टफ हो, ठीक है, पॉलीमर्स हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फ्यूल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सिरेमिक, सारी चीजों के अंदर बेटा केमिस्ट्री यूज होती है। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे सप्लाई ऑफ फूड के बारे में, फिर हमको केमिकल प्रिजर्वेटिव के बारे में देखना है, ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे भाई, जल्दी से, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हमें आगे मूव करना है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद बताएंगे कि यस हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। क्या आपने इसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर हमको बेटा अब एक एक करके सारे पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन करना है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। सप्लाई ऑफ फूड, फूड की सप्लाई को बूस्ट करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स है, आज हमारे पास बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। आज हमारे पास क्या है, बहुत सारे वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ, हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि इसका पहला एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। यूरिया को हम यूज करते हैं बेटा जी, यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या होता है हमारे पास, यूरिया होता है। इसके अलावा हमारे पास अमोनियम सल्फेट होता है, जो कि अगेन फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं इसको। हमारे पास सोडियम, हमारे पास क्या होता है बेटा इसके अलावा, सोडियम नाइट्रेट को भी हम किसकी तरह यूज करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। इसको भी लिखते चले जाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है जी। सोडियम नाइट्रेट, और इसके अलावा क्या यूज करते हैं बेटा जी, हम यहाँ पर सोडियम सल्फेट को भी यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट को भी यूज किया जाता है, Na2SO4 को भी यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। ये सबको याद होने चाहिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आ गई बात सभी को? यस। केमिकल प्रिजर्वेटिव की अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो कौन इसका एग्जाम्पल बताएगा मुझे, जल्दी से, है ना। सबने सोडियम बेंजोएट लिखा हुआ देखा है,
बहुत सारे जितने भी हमारे पास पैकेज फूड आते हैं उन सभी के पीछे आपको सोडियम बेंजोएट तो लिखा हुआ मिलता ही मिलता है ना। सोडियम बेंजोएट तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलता ही मिलता है। बताइए किस किस ने नोट डाउन किया है ना, बताइए। सोडियम, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? केमिकल्स विच help in preserving food items and which help in increasing shelf life of a particular food, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रिजर्वेटिव कहते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गई है बात? ठीक है जी, समझ में आई बात? ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट को हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ये सभी को ध्यान रखना है। क्लियर? सोडियम बेंजोएट। चलिए, क्या सबने नोट डाउन कर लिया? आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, तो भाई सैनिटाइजर सबको पता है, अल्कोहल को हम यहां पर यूज करते हैं, है ना। अल्कोहल को हम यूज करते हैं, अल्कोहल को यूज करते हैं फॉर सैनिटाइजेशन। ठीक है, फॉर सैनिटेशन यूज करते हैं, सैनिटाइजेशन हम क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। साथ ही साथ बेटा जी हम यहां पर कुछ ड्रग्स के नाम लिखने वाले हैं, ड्रग्स के नाम लिखने वाले हैं, जैसे कि इन ड्रग्स के सभी बच्चों को नाम याद होने चाहिए, जैसे कि सिस्प्लेटिन, एंड टेक्सोल, ये दोनों के दोनों बेटा जी कैंसर के लिए यूज होते हैं, फॉर ट्रीटिंग कैंसर। ठीक है जी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। क्लियर? एंड इसी के अलावा एक और ड्रग हमारे पास होता है जिसको हम लिखते हैं AZT। ठीक है, ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख लेंगे सभी बच्चे। एजाइडोथाइमिडीन। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चे लिख लेंगे इसको। सेविंग द इन्वायरमेंट के अंदर भी हमारे पास काम आता है बेटा जी। इन्वायरमेंट को किस तरीके से सेव करता है ना, केमिस्ट्री किस तरीके से, है ना, केमिस्ट्री का हाथ किस तरीके से है इन्वायरमेंट को सेव करने में। तो बेटा आपको CFCs के बारे में पता होगा। CFCs क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो कि ओजोन लेयर के अंदर जिन्होंने होल क्रिएट कर दिया था, जिन्होंने क्या कर दिया था बेटा? ओजोन लेयर को खराब कर दिया था। ओजोन लेयर के अंदर, है ना, क्या कर दिया था बेटा जी? होल क्रिएट कर दिया था। आज के समय पर बेटा, है ना, केमिस्ट्री की हेल्प से हम CFCs का एक अल्टरनेटिव लेकर आ पाए हैं। एक क्या लेकर आ पाए हैं बेटा जी? अल्टरनेट लेकर आ पाए हैं, जो कि है HCFCs। ठीक है ना। यहां पर जो आगे H लगा हुआ है ये किससे रिलेटेड है बेटा जी? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इतने ज्यादा नुकसान नहीं करते हमारे एनवायरमेंट को, इतना ज्यादा ओजोन लेयर को ये खराब नहीं करते हैं। तो HCFC से हमने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, जो कि सेफर ऑप्शन है। क्या सभी को क्लियर? ये क्या है बेटा जी? सेफर ऑप्शन है। क्या सभी को क्लियर हुआ? ड्रग्स में सिस्प्लेटिन, टेक्सोल याद रखना है। कैंसर के ट्रीटमेंट में AZT फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स यूज किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई ये बातें और आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी। जिसने लिख लिया है जल्दी से चैट्स में लिखेंगे नोटेड। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जल्दी से फटाफट से। नोटेड? बताइए फटाफट से। बेटा कभी भी किसी ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, नेवर एवर। उस किसी भी चीज को अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा गया है तो वो टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके सारे के सारे साइड इफेक्ट्स, उसके इल इफेक्ट्स हमको पता है, वो कहां पर काम आएगी हमको सब पता होता है, तभी हम उसको मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर पोल लगा रही हूं आप सभी बच्चों के लिए। 30 सेकंड्स का समय है, जल्दी से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा वाला केमिकल फर्टिलाइजर है? यू हैव टू टेल। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा हमारे पास राइट आंसर है? लिखिए फटाफट से। वेरी गुड।
तो यूरिया मैंने आपको बताया, सोडियम नाइट्रेट मैंने आपको लिखवाया, अमोनियम सल्फेट भी मैंने आपको लिखवाया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बेटा जी हमारे पास फर्टिलाइजर की तरह यहाँ पर काम आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही जवाब होगा, डी पे टिक करेंगे। एंड लेट्स सी द रिजल्ट। यार इतने आसान क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर दी यार? यानी कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा कम है बेटा क्लास में, है ना? प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है क्या थोड़ा सा क्लास में? बताओ जरा मुझे। 78% बच्चों ने राइट आंसर दिया, ये 20% 19% बच्चे क्या लिख रहे हैं, सिर्फ यूरिया। अरे भाई नीचे तो देख ले, सारे के सारे पॉइंटर्स नोट डाउन कराए बेटा। डे 1 पे तो थोड़ा सा है ना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, क्योंकि जब 11 शुरू होती है तब तो हमारा मोटिवेशन हाई होता है ना बेटा, उसके बाद धीरे धीरे डाउन जाता है ना? रियलिटी बता रही हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे कि यार मैम इतना हार्श, है ना, हार्श ट्रुथ कैसे बोल लेते हो आप? तो यस बेटा, हार्श ट्रुथ तो बोलना पड़ेगा ना, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी फिर? तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान रखें, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए सभी का। देखिए अपने नाम देखिए, है ना, सबसे पहले भाई नो बॉडी, ठीक है, फिर कौन है भाई, धंजू जी, फिर है हर्षु, फिर अनुष्काज मैजिक टच है, फिर क्या है, मयंक, किम और प्रिंस, अजय, आदर्श, वेदांत, विक्ट्री 25, अरे वाह, पायल शर्मा। ओके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, AZT इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी अभी पढ़ाया था, अभी अभी पढ़ा कर और अभी अभी पूछ रही हूँ, जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसका सही जवाब देना भाई बिल्कुल फोकस के साथ, है ना? हमेशा आप जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको कंप्लीट फोकस के साथ चीजों को सुनना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 1.5 घंटे की थी पर हम बार बार उस लेक्चर को पीछे कर करके देख रहे हैं, है ना? क्योंकि अब तो हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हम मैम की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, मैम की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, सुपर फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, फास्ट कर रहे हो, स्लो कर रहे हो और पीछे कर रहे हो लेक्चर को, तो समय तो बर्बाद हो रहा है ना भाई, ठीक है? स्लो फास्ट वाली चीज तो अच्छा ही है, अगर आपको रिवाइज करना है बाद में तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो, पर कहीं ना कहीं बेटा आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप समय बर्बाद ना करें, हमेशा फोकस होकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी, एड्स आएगा। कैंसर के लिए मैंने आपको टेक्सोल बताया था, है ना, है ना? AZT मैंने आपको किसके के लिए बताया था, एड्स के लिए बताया था। एंड इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, सही जवाब। 92% बच्चों ने राइट आंसर दिया। ये कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं बेटा जो हमेशा गलत जवाब देते हैं, है ना? इनका मैं कुछ नाम रखूंगी, है ना, नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं बता रही हूँ, है ना? बैच के अंदर इनका एक नाम मैंने सोचा हुआ है, जो नाम मैं इनका रखने वाली हूँ, ठीक है? भक्ति, ब्लिस, संजय, शीतल, किम जिसो और आदर्श, SK फिट लाइफ, कॉपी, उसके बाद है आयुषी, दृशा, अजय, वेदांत और मंजोत। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको आगे मूव करना है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर। मैटर क्या होता है आप सभी को पता है। अगर मैं एंटायर यूनिवर्स को देखती हूं तो मैं यूनिवर्स को क्लासिफाई कर सकती हूं इनटू 2 थिंग्स, 2 चीजों के अंदर क्लासिफाई कर सकती हूं। कौन कौन सी? मैटर एंड एनर्जी। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैटर क्या होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ऊपर से बेटा जी आप ISC के बच्चे हैं, तो मैं ये तो है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही हूं कि आपको मैटर नहीं पता होगा, आप सभी को पता होगा, बट फिर भी हम एक बार फिर से करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और हमको फिर से एक बार सारी की सारी नॉलेज जो हमने अभी तक 9th 10th के अंदर डिस्कस करी है उसको दोबारा से हमको ब्रशअप करना है ताकि चीजों को हम सेम पेज पर लेकर आ पाए। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। ऐसी कोई भी चीज बेटा जी जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। विच ऑक्यूपाई, which occupies space, volume लिख लो, space, volume and has mass। जिसका कुछ मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं मैटर है। जैसे कि ये पेन हो गया, कोई पेंसिल अगर आपके हाथ में अभी है, आपकी बुक हो गई, आपका टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, टेबल हो गई, आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, पानी की बोतल हो गई, ठीक है, ये सामने आपको पानी की बोतल मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर कर्टन लगे हुए हैं अगर रूम के अंदर, तो यस वो आप खुद एक मैटर है। मैं भी एक क्या हूँ? मैटर हूँ। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? मैटर है। तो हर एक चीज जो आपको दिखाई दे रही
वाली है वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि इस यूनिवर्स के अंदर, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या डिस्कस किया बेटा, बेसिकली इस यूनिवर्स में सारी चीजों को हम दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। पहला क्लासिफिकेशन के अंदर हम कहेंगे कि हमारे पास एक चीज तो होती है मैटर, और दूसरी चीज हमारे पास बेटा जी होती है क्या, एनर्जी। दूसरी चीज क्या है, एनर्जी है। पहली चीज क्या है, हमारे पास मैटर है, मैटर, है ना। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एनर्जी। अब बेटा जी इस मैटर को हम फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई, है ना, इसको अगर मेरे को फर्दर और क्लासिफाई करना है तो दो और तरीकों से मैं इसको क्लासिफाई कर सकती हूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहेंगे बेटा जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन लिखेंगे यहां पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारे पास आता है बेटा जी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्या कोई मुझे बता सकता है, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर को हम किन चीजों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, पहली चीज है ना सॉलिड्स, दूसरी चीज लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये क्या है हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है ना। क्या सभी को क्लियर, ये वेरी गुड, काफी सारे बच्चे सही भी लिख रहे हैं, शाबाश। एंड वहीं पे अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करती हूं तो यहां पर आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं बच्चा, मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, मिक्सचर। इनको मैं फर्दर क्लासिफाई करवाऊंगी, अभी के लिए आप ये वाला फ्लो चार्ट जल्दी से बनाएंगे, है ना। और उसके बाद हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। प्योर एंड इम्प्योर नहीं लिखने का, प्योर के साथ आप क्या लिखेंगे बेटा जी, प्योर के साथ आपको मेंशन करना है आपके मिक्सचर्स। ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे चलिए। तो यहां पर अब मैं यहां पर बेटा जी आपको दो तरीके का क्लासिफिकेशन करवाने वाली हूं। लिखेंगे यहां पर मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। ठीक है, तो हमने कहा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे यहां पर और केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे यहां पर, है ना भाई। आओ फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन करो यहां पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर बेटा जी, फिजिकल नेचर के बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट लिखेंगे यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने बोला हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, सॉलिड होते हैं, जहां पर आपके पास शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो हाई या फिर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर रहता है। क्या सभी को क्लियर हो गई बात, यस और नो? यस, फिक्स्ड शेप होती है, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके, पर बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे पास होता है बेटा जी लिक्विड्स क्या होते हैं आपके पास, जहां पर पार्टिकल थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके बीच में कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है ना, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन एज कंपेयर टू सॉलिड्स के कंपैरिजन में पार्टिकल्स के बीच में, है ना, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, सॉलिड में बहुत ज्यादा था, इसी वजह से वो रिजिड थे, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास थे। क्या सभी को क्लियर है? चलिए, लिक्विड्स के बाद यहां पर गैसेस की अगर मैं बात करती हूं तो गैसेस के अंदर भाई पार्टिकल और भी ज्यादा दूर होते हैं, है ना। गैसियस स्टेट के बारे में तो आप बहुत अच्छे से डिस्कस करते हो क्लास 9th के अंदर, है ना। तो यहां पर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, क्योंकि यहां पर मिनिमम आपके पास क्या देखने को मिलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
ओके, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चमका के नहीं, क्लियर है सभी को? मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लियर? यस मैम। चलिए अब मैं फर्दर यहां पर क्लासिफाई करवाने वाली हूं, किसको बेटा जी? यहां पर अब हमें क्लासिफाई करना है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने लिख लिया होगा, आगे लिखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बेटा जी केमिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, केमिकल के बेसिस पर यहां पर हम क्या करने वाले हैं, है ना, उसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? व्हाई नॉट इम्प्योर? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आपने बोला कि प्योर और इम्प्योर क्यों नहीं लिखना? बेटा केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूं, है ना, तो आपको ना सही जो वर्ड होगा वो क्या होगा? इम्प्योर की जगह पे आपको मिक्सचर बोलना चाहिए, ठीक है? मिक्सचर एक सही शब्द है, उसको आपको यूज करना चाहिए, आप इम्प्योर नहीं बोलोगे, वो एक टेक्निकली सही शब्द नहीं होगा, ठीक है? तो अब केमिकल क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन हमने करा इसका, और क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको पता है यार, दो तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है? सो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एलिमेंट्स, प्योर चीजों का ही क्या कर रही हूं? फर्दर क्लासिफिकेशन कर रही हूं। हमारे पास पहली चीज क्या है? प्योर, ठीक है? और प्योर के अंदर ही हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं और क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं और क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा जी? आपको सभी को पता है, हमारे पास ये ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम के बने हुए होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम के बने हुए होते हैं, ठीक है? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम के बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? एलिमेंट्स का नाम देते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं मैम? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है? कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो के अंदर अगर कंबाइंड है तो उनको क्या बोलते हैं? हम जल्दी से बताएंगे, चार्ट्स के अंदर क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए, क्या कहा जाएगा उनको? फास्ट कंपाउंड्स कहेंगे, क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इम्प्योर सब्सटेंसेस दैट इज मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से लिखिए, शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड मैथ्यू, बहुत बढ़िया। चलिए नोटेड, तो जल्दी से चार्ट्स में लिखेंगे नोटेड मैम, उसके बाद हमको आगे मूव करना है। यस बिल्कुल, सुमित राजपूत ने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा कि जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू, है ना? प्योर सब्सटेंसेस तो वो होते हैं बेटे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के, है ना, पार्टिकल से बने हुए होते हैं, उनको प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। मिक्सचर में, है ना, मिक्सचर में क्या याद आता है? मिक्सचर भुजिया, है ना? मिक्सचर नमकीन नहीं आती जिसमें काजू भी होता है, किशमिश भी होती है, और वो जो है ना, जो नमकीन वाले वो जो होते हैं पार्टिकल्स, जो होते हैं नमकीन के पार्टिकल्स, क्या बोलोगे उसको? भुजिया, वो भी तो होती है। तो मिक्सचर का रखा होता है, तो वो सारी चीजें क्या है बेटा जी आपके पास, है ना? वहां पे बहुत सारे अदर टाइप की चीजें भी इकट्ठी प्रेजेंट है, यानी कि वन काइंड की चीजें वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो मिक्सचर की अगर मैं बात करती हूं तो हेयर वी हैव होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, है ना? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को आप 12th में जाके और ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर क्योंकि आपको 12th में पढ़ना होता है, तो वहां पर भी ये दोबारा से काम आता है। तो यस, अभी हमको बेसिक्स के अंदर तो इसको कवर करना ही करना है। होमोजीनियस मिक्सचर and we have heterogeneous mixture.
होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब समझ में आ रहा है यार कि यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। होमो का मतलब ही होता है क्या, सेम। होमो का मतलब ही होता है सेम, बचपन से पढ़ाती आ रही हूं बेटा मैं तुमको, है ना। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है मैम डिफरेंट, कुछ अलग, है ना, कुछ अलग होने वाला है, कुछ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वहां पर होने वाला है। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, जिसका क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बात करती हूँ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सारी चीजें किसके अंदर अंदर आती हैं, हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आती हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब हमने बोला यार डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन यहां पर होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। जैसे कि मड इन वाटर, क्या आप एग्जाम्पल दे पाओगे, जल्दी से बताइए, है ना, क्या आप बता पाएंगे मुझे इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूं तो क्या होगा भाई, यहां पर मड इन वाटर, मड इन वाटर, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, यस और नो। चलें आगे, है ना। यस, हेट्रोजीनियस सस्पेंशन, इमल्शन, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। यस, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये सारी चीजें आपके पास किसकी किसके एग्जांपल हो जाएंगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड in all physical and chemical changes the total mass of the reaction is never equal to the total mass of the product। आपको बताना है कि ये राइट आंसर है कि गलत आंसर है, यू हैव टू टेल मी, ठीक है, जल्दी से बताइए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, क्या ये राइट है या फिर ये गलत है, आपको बताना है, ठीक है, बताइए फटाफट से, करेक्ट है या नहीं करेक्ट। टाइम आउट हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, है ना, मैटर के बारे में ही था, जो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। स्टेटमेंट 1 में बोला है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो जो भी लिख रखा है बिल्कुल सही मेंशन कर रखा है। अगर मैं सेकंड चीज की, सेकंड स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पर लिखा है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर टोटल मास ऑफ द रिएक्शन नेवर नेवर इक्वल टू का क्या मतलब है भाई, नेवर एवर इक्वल टू, बैलेंसिंग रिएक्शन क्यों करते थे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं फॉलो करना होता था क्या, नेवर इक्वली कर रखा है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास सही जवाब होगा। तो 3 के ऊपर हम टिक करते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। यहाँ पर 80% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट से अपने नाम सभी बच्चे देखेंगे, अनामिका, शीतल, कृष्णा, विनायक और नोबडी नोज, अली, सौम्या, मंजोत और भी बहुत सारे बच्चे, है ना, आ जाइए, मोहम्मद, हमजा, देख लो भाई फटाफट से अपने नाम देखेंगे। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी चीज मैटर नहीं है। देखें कितने बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, है ना, कितने बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं। लेट्स सी, बताइए इनमें से कौन सी चीज मैटर नहीं है। बेटा अभी मैं आपको बेसिक्स करवा रही हूं, मैं चार्ट देख रही हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैंने आज बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करी है और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगी, पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले भी कुछ बेसिक्स हमको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे के सारे बेसिक्स मैं आपको सबसे पहले करवा रही हूं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये चल रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। कोई भी चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा दूं यार, सबसे पहले तो मेरे को बेसिक्स करवाने पड़ेंगे ना, ताकि हम सभी सेम पेज पर आ जाए, हमारी जो पिछली नॉलेज है उसको हम, है ना, ब्रशअप कर लें, एक बार सारी चीजें हमें पता हो, क्योंकि ये सारी की बेसिक टर्म्स अगर आपको एलिमेंट नहीं पता, मिक्सचर्स नहीं पता, प्योर सब्सटेंसेस नहीं पता, मैटर नहीं पता, क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा, केमिस्ट्री क्या होती है वो नहीं पता, तो बेटा, है ना, तो आगे केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स करवा रही हूँ, क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया।
ओके यस बेटा, जेई के क्वेश्चन भी करा देंगे, नीट के क्वेश्चन भी करा देंगे, पर पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं। ओके तो टाइम आउट हो चुका है तुमसे बातें करते करते। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा है नॉट अ टाइप ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज नहीं है, फीलिंग्स मैटर नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है ना, जो गुस्से की भावना, जो प्यार की भावना है ना, जो नफरत की भावना होती है, ऐसी ऐसी जो भावनाएं अंदर हमारे होती है ना, वो उन्होंने कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रखा। वो अलग बात है कि हमारे माइंड में जरूर स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, पर है ना, तो उन्होंने कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखा, मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास है ना राइट आंसर होगा। ये कोई मैटर नहीं है। अरे वाह भाई, 99.12% बच्चों का राइट आंसर है, शाबाश, बहुत सही, वेरी गुड। ओके आइसक्रीम का भाई फास्टेस्ट आंसर है, फिर आयुषी तिवारी है, फिर जय, ओके फिर टीम टीटी किलर, फिर बख्शी, संजय, नोबडी, अनुष्का, बहुत सारे बच्चे है ना। देख लो भाई फटाफट से अपने अपने नाम देखेंगे। कृष्णा, फातिमा, इट्स ऋषभ, प्रियल, भक्ति, विनायक, अनन्या, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द टाइप ऑफ मैटर, इनमें से कौन सा वाला मैटर है, इनमें से कौन सी वाली चीज मैटर है आपको बतानी है, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए। जैसे बेटा आप फिजिक्स शुरू करने से पहले बहुत बार पढ़ते हो है ना, बेसिक मैथ्स आप पढ़ते हो, या फिर ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ वगैरह आप सीखते हो, तो वो जो बेसिक चीजें आप सीख रहे हो है ना, वो वही आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो। तो उसी तरीके से मैं केमिस्ट्री के अंदर भी सबसे पहले आपको बेसिक्स करवा रही हूं, क्योंकि ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके तो इस केस में हमारे पास सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे की सारी चीजें हमारे पास मैटर के अंदर आती हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, 4 पे टिक करेंगे। एंड इस बार अगेन यार 100% क्यों नहीं आ रहा, इतने इजी इजी चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस के अंदर 100% क्यों नहीं आ रहा। देख लीजिए, आयुषी तिवारी वेरी गुड, अनुष्का मैजिक टच वेरी गुड भाई, जय, संजय, दीप और बख्शी, अक्षय, रिद्धिमा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, एंड यहाँ पर बेटा जी आगे मूव करते हुए कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पर डिस्कस कर लेने हैं। मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। आपको यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा वाला आपके पास एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है, बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। इसका आंसर आपको बताना है। बताइए भाई, वाटर क्या है, हमारे पास कंपाउंड होता है, वाटर तो एक कंपाउंड है, कंपाउंड हमसे पूछा है, तो सी फॉर कंपाउंड। हीलियम हमारे पास क्या है बेटा जी, एलिमेंट है। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, जल्दी से लिखेंगे, ग्लूकोज क्या है, वापस से उल्टे से शुरू कर रहे हैं बेटा, उल्टा शुरू कर रहे हैं। ग्लूकोज बताइए क्या होता है, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है हमारे पास मैम, कंपाउंड है। प्योर गोल्ड क्या है मैम, एलिमेंट है। जर्मन सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी ये क्या है, हमारे पास मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा जी, हमारे पास एलिमेंट है। सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है हमारे पास, अगेन मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, फिर यहाँ पर डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड किस चीज का बना हुआ है बेटा जी, कार्बन का बना हुआ है, तो हम कहते हैं। और हर जगह बेटा जी डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो रिजिड पैकिंग होती है, जहां पर है ना हर एक कार्बन फर्दर 4 अदर कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसको भी हम क्या कह देंगे कि ये कार्बन का बना हुआ है। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं यार कि ये कंपाउंड तो कोई नहीं है, एलिमेंट ही इसको हम बोल देंगे, क्योंकि एलिमेंट कार्बन का ये बना हुआ है, ठीक है। फिर हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड है। और ग्लास की बात करती हूँ तो ये आपके पास क्या होता है बेटा जी, आपके पास मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे है ना कंपोनेंट्स आपस में मिक्स कर रखे होते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। यस मैम, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना है यार इनमें से कौन सा होमोजेनियस और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। मेंशन वेदर फॉलोइंग मिक्सचर्स आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो और हेट्रो आपको यहाँ पर बताने हैं, ओके, होमो और हेट्रो आपको बताने हैं, ठीक है बेटा। ग्लूकोज इज अ कंपाउंड है ना, ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ग्लूकोज, तो है ना। संस्कृति वेरी इजी वेरी सिंपल है ना। तो बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूं, आपको ये सॉल्व करना है कि होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, अगर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आपको दिखती है तो वो होमोजेनियस होगा, और वहां पर अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखती है, कोई बाउंड्रीज अगर आपको विजिबल होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक स्टार मार्क करके, ब्रास बेटा जी हमारे पास क्या है, एक एलॉय है। एलॉय हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वहां पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, एक थोड़े से खास होते हैं। तो भाई ब्रास के बारे में आपको बता रही हूं, ये क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर है, ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर कर लेंगे इसको, चले हम आगे। क्या हम आगे चल सकते हैं, यस मैम, इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा जी, वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या है ये आपको बताना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको इन सभी कंपाउंड्स को देखते हुए ये बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक है, कौन से क्या है। यस बेटा जी, मिल्क आपके पास कोलॉइडल मिक्सचर है, बिल्कुल सही बात आप लिख रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आइए कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है बेटा जी? आपके पास क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यस मैम। नाइट्रिक एसिड भी क्या है बेटा जी? ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना? ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वेजिटेबल घी आपके पास क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है ना? ऑर्गेनिक होता है, कार्बन का ये बना हुआ है, कार्बन कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, हाइड्रोकार्बन है। बेकिंग सोडा की बात करूं तो ये भी आपके पास क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है ना? ये तो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। शुगर की अगर मैं बात करूं, शुगर की अगर मैं बात करती हूँ तो शुगर क्या है बेटा? शुगर्स किसके अंदर आती हैं? शुगर्स आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर आती है ना? ऑर्गेनिक। ब्लू विट्रॉल की अगर बात करूं, ब्लू विट्रॉल अगर आपको नहीं पता तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को, है ना, हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, जो कि हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल की अगर मैं बात करती हूं तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा। ये किसका एग्जाम्पल होगा? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा। क्या सभी को चमका? जल्दी से बताइए, क्या सभी को चमका? क्या सबने इसको नोट डाउन कर लिया है? चलिए, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे हमारी क्लास में, जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ एटम यहां पर शुरू करने जा रही हूं, क्योंकि हमको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन करना है। डाल्टन की थ्योरी के बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता है ना? डाल्टन की थ्योरी के बारे में आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच टू पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर है। ठीक है, तो मैटर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हमारे डाल्टन सर की थ्योरी आई थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी, डाल्टन के पोस्टुलेट आए थे। तो डाल्टन पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन के हिसाब से एटम कैसे थे? इनडिविजिबल पार्टिकल थे, जो कि फर्दर और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते हैं, है ना? और ज्यादा जो कि डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उनको क्या बोला? एटम्स कहा। एंड प्रपोज्ड हिज क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी, और उन्होंने अपनी क्या दी? अपनी थ्योरी दी, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनडिविजिबल, ये वाली लाइन सभी बच्चे अपने अपने नोट्स के अंदर मेंशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। डाल्टन ने ये मेन बात आपको बताई थी कि हमारा जो भी मैटर होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको एटम कहा। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम हमारे पास डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? ये बात उन्होंने बोली। इंडस्ट्रक्टिबल होता है, जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। अनकटेबल होता है, और ज्यादा नहीं काट सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे डाल्टन साहब ने कहा था। एंड यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड यूनिट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटम को वो छोटी एटॉमिक मास है। ठीक है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता। Z रिप्रेजेंट करता है बेटा जी आपके एटॉमिक नंबर को। किसके बारे में बताता है बेटा जी? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और एटम क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीसीज है, तो हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? बराबर होते हैं। क्या सभी को क्लियर हुई ये वाली बात? बताओ फटाफट से, किस किस को समझ में आ गई? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में आपको ये बताता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन तक हम कर लेंगे। कल मैं आपको न्यूट्रॉन्स वगैरह कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगी अगले लेक्चर के अंदर। हम उसके बाद आगे मूव करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो चलिए, अब क्या आप केबीसी कौन बनेगा केमोपुत्र खेलने के लिए रेडी हैं? क्या आप केबीसी खेलने के लिए रेडी हैं? कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, है ना? उसके बाद मैं आपको फाइनल लीडर बोर्ड दिखाऊंगी। चलिए, आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं केबीसी खेलने के लिए? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली विद वन अनदर, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होगा सही जवाब? फटाफट से बताओ, सही जवाब क्या होगा?
टाइम आउट होने वाला है। केमिकली कॉम्बिनेशन की, केमिकल कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात कर रखी है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की बात कर रखी है, तो वो क्या होगा बेटा जी, कंपाउंड्स होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके पास सही है, तो डी पे हम टिक करेंगे और रिजल्ट देखते हैं। यस, यहाँ पर 73% बच्चों का सही जवाब आया। यार इतने सारे बच्चों ने गलत जवाब दे दिया, क्यों भाई? इतने सारे बच्चों ने क्यों गलत जवाब दे दिया भाई? आसान क्वेश्चन था ना ये तो, है ना। इस क्वेश्चन में क्यों तुम बी पे टिक कर रहे हो? मिक्सचर थोड़ी बोलेंगे बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बातें करी हैं। मिक्सचर के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन होता है क्या? किशमिश और काजू का, है ना, मिक्सचर भुजिया में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन था क्या? शुगर सॉल्यूशन का के अंदर शुगर का कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन था क्या भाई? नहीं था ना। नींबू पानी बनाते हो बेटा, मिक्सचर है, तो उसमें कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं। फिक्स रेशियो ठीक है, होना चाहिए था, बट यहां पर बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन भी तो लिख रखा है ना, एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। तो अगर केमिकल कॉम्बिनेशन है तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। फटाफट से अपने नाम देखिए, आयुषी, उसके बाद है फनी शर्मा, फिर प्रेक्षा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लिमिटेड बट द नंबर ऑफ कंपाउंड इज अनलिमिटेड। अच्छा जी, फिर है टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको बताना है असर्शन रीजन के हिसाब से, ठीक है, कि क्या ये सही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा और कौन सा वाला आपके पास गलत आंसर होगा? क्या सभी को क्लियर है? चलिए भाई, तो बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट्स तो लिमिटेड हैं, हमें पता है लगभग 118 एलिमेंट को हमने, है ना, हम जानते हैं जिनको पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने क्लासिफाई कर रखा है। यस, उससे भी ज्यादा है पर काउंटेबल हैं, हमको पता है कितने। और कंपाउंड्स तो मिक्स एंड मैच से, केमिकल कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे बना सकते हैं, अनलिमिटेड हैं। टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही जवाब होगा, तो ए के ऊपर हम टिक करेंगे। एंड यहाँ पर 83% बच्चों का राइट आंसर है। वेरी गुड आयुषी तिवारी, लगातार फर्स्ट पोजीशन पे आते हुए। चलिए अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बड़ी ही मेरे को मस्त चीज लगती है यार, कि एकदम से जब हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखते हैं, जब हम ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, तो कोई अलग ही नाम स्क्रीन के ऊपर चमकता है जो कि कांस्टेंट था। इसी से हमें समझ में आता है कि यार कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं अली जी, ठीक है, फिर है संजय, फिर है SK फिट लाइफ, और बाकी बच्चों के नाम भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। फटाफट से देखिए, शीतल ने बहुत ज़्यादा रैंक अप करी है, ठीक है। ऐसे ही हरविंदर कौर ने भी करी है, प्रियल ने भी करी है, आयुषी ने भी करी है, अनुष्का ने भी करी है, अनु ने भी, फनी ने भी, अनु दो अनु है क्लास में, अंश ने भी। देख लो भाई, फटाफट से अपने अपने नाम देखेंगे, ठीक है जी। चलिए आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको करवाई हैं। तो बेसिक्स के अंदर भाई कुछ चीज़ें आपको होमवर्क भी तो देनी चाहिए ना, है ना। ये क्वेश्चंस आप होमवर्क के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हमारा अगला होमवर्क क्या है? होमवर्क जो 2 क्वेश्चन आपको मैंने करने को दिए वो तो करने ही करने, 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए। इसके अलावा क्या होमवर्क है बेटा जी? आपको अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना है, जो भी मैंने आज करवाया, कंप्लीट योर नोट्स। दूसरी चीज, जो आज करवा दिया है उसको सेम डे पर आपको क्या करना है? सेम डे पर क्या करना है? रिवीजन। सेम डे पर क्या करना है बेटा जी? रिवीजन करना है, सेम डे रिवीजन करना है। क्या सभी को क्लियर हो गई बात? ओके। और जब आप रिवाइज कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आज के लेक्चर के नीचे कमेंट करके जाएंगे कि यस मैम, टास्क डन हो चुका है, रिवीजन डन हो चुकी है, ठीक है। और मैं भी आज आप सभी बच्चों के सोने से पहले कमेंट्स चेक करने वाली हूँ कि किन किन बच्चों ने अपना काम कर लिया है, कौन कौन बच्चा डेडिकेशन के साथ अपनी क्लास 11th शुरू कर चुका है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हम आज आपसे, है ना, टाटा बाय बाय मैं आपको बोलती हूँ। आज हमें इतना ही कवर करना है। आई होप आपको मजा आया होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में आकर रिकॉर्डेड भी देखेंगे, कि आज हमने बेसिक्स कवर करे हैं बेटा। इन बेसिक्स को चाहे आप किसी मर्जी चैप्टर में पढ़ लो, है ना, पर ये बेसिक्स हैं, आपको स्टार्टिंग में पढ़
पढ़ने ही पढ़ेंगे। तो ये आपको सभी को अच्छे से कवर करने हैं। अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट यहीं पर वीक रह जाते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कि मैं आपको कहूंगी कि आज केमिस्ट्री की क्लास का पहला दिन है, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर इस चीज को लिख लेंगे। क्या चीज? डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन बीट्स ब्रिलियंस। ठीक है, ये बात मैं आपको कहने जा रही हूं। क्या बोला मैंने? दोबारा से रिपीट करूंगी मैं। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन बीट्स ब्रिलियंस। एक होते हैं ना ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो पैदाइशी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है ना। तुम बेटा उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को भी, है ना, पीछे छोड़ सकते हो। कैसे? दो चीजों से। दो डीज आपके पास होने चाहिए। पहला डी आपके पास क्या है? डेडिकेशन। डेडिकेशन आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। दूसरा है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ और डेडिकेशन के साथ किसी चीज के ऊपर काम करते चले जाएंगे तो आप जो है उस चीज के मास्टर बन जाएंगे। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, रैंक 1 लाने से मैं कहूंगी, या अच्छा करने से, या कोई भी कॉलेज आप अगर, है ना, आप अगर 11th में आने के बाद एम कर रहे हैं कि यस मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे, है ना, फॉरेन जाकर पढ़ाई करनी है, जो भी चीजें आप सोच रहे हैं वो चीजें आप कर सकते हो। बस दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन बीट्स ब्रिलियंस। ठीक है, दो चीजें, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। और क्लास के जो नोट्स हैं, ये आज की क्लास वाले, ये आपको बैच में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगी, जिसका, है ना, स्कैनर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। चलिए फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।